हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि इसके पहले मैंने एक मैराथन दी थी, मिनी मैराथन, जिसमें बिहार जीएस मतलब आपका बिहार का जो ज्योग्राफी है मैंने वो करवाया था। और आप सभी को पता है ये शॉर्ट नोट्स है जो कि आप एग्ज़ाम के टाइम फटाफट रिवीजन कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपको मात्राएं थोड़ी मिस्टेक दिखने को मिल सकती है। बाकी डाटा आपका सारा का सारा आपका वैलिड है, मतलब सब सही है, ठीक है। तो मात्राओं पे ध्यान मत दीजिएगा, बाकी आप अपना डाटा याद रखिएगा क्योंकि डाटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मात्राएं नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का इतिहास का। और इतिहास में हमारा 2 पार्ट रहने वाला है, ठीक है ना। अगर आज पॉसिबल हो सकता है तो पूरा करवा दूंगी, नहीं तो 2 पार्ट रहेगा, 2 पार्ट में मैं कंप्लीट करवा दूंगी इतिहास का ये पूरा नोट्स, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको रखा हुआ है, मैप बना के बिल्कुल बाकायदा, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए बिहार के ऐतिहासिक स्थल, ठीक है ना। ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आप 20 से डिवाइड कर लें। हम अगर यहाँ से डिवाइड करके देखें तो सबसे पहले देखेंगे ये आपका नालंदा है, जिसे आप राजगीर के नाम से भी जानते हैं। नालंदा जो है ना, ये आपका यहाँ पे क्या क्या है, नागार्जुन रसायन विद कहाँ पे है, नालंदा में। नालंदा बिहार महाबिहार का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ था, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने ही करवाया था नालंदा बिहार का जो निर्माण है। उदंतपुरी महाबिहार बिहार शरीफ में, यही नालंदा में ही बिहार शरीफ में है। और उदंतपुरी का जो निर्माण है ये किसने करवाया था, तो ये करवाया था गोपाल ने। उदंतपुरी का निर्माण पाल वंश के शासक कौन थे, गोपाल, इन्होंने उदंतपुरी का निर्माण कराया था। ये भी आपका नालंदा में ही है, लेकिन नालंदा में कहाँ पर, बिहार शरीफ में। अब बात करें यहाँ पे राजगृह, तो नालंदा को ही राजगृह के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सप्तरणी गुफा पूछेगा आपसे कहाँ पर है, तो सप्तरणी जो गुफा है ये भी आपका नालंदा में है। और नालंदा में ही यानी राजगृह में आपका पहला बौद्ध संगति भी हुई थी, ठीक है ना। और जो नालंदा है यानी राजगृह है, राजगृह का उस टाइम पे राजधानी क्या थी, तो ये मगध था, ठीक है ना, मगध राजधानी था। और महावीर की मृत्यु भी यहीं पे राजगृह के पावापुरी में हुआ था, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर ध्यान में रखना है तो यहाँ मुंगेर से देखेंगे। मुंगेर आपका अंग जनपद था, ठीक है ना। मुंगेर और भागलपुर ये अंग जनपद में आते थे। जो अंग जनपद में है उसमें कौन कौन आते हैं, यानी मुंगेर में आपके कौन कौन आते हैं, तो अंग जनपद में आपके मुंगेर और भागलपुर आता है, ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब बात करें यहाँ पे जहानाबाद की, तो जहानाबाद में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका जहानाबाद। और जहानाबाद में बराबर के मौर्यकालीन गुफाएं, आपसे पूछेगा बराबर की गुफाएं किससे संबंधित है, मौर्यकालीन से। कहाँ पर है, तो जहानाबाद में है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब आपका आता है रोहतास। रोहतास में सासाराम यानी सासाराम शेर शाह का मकबरा है। शेर शाह का मकबरा आपसे पूछेगा कहाँ पर है, तो ये आपका रोहतास में है। कहाँ पर, सासाराम में, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। और जहानाबाद वाला ध्यान रखेंगे, बराबर की जो मौर्यकालीन गुफा है ये आपका जहानाबाद में है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, यानी ये 2.0 वाला, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका पीआरटी में कि सारण में, यानी ये जो चिरांद है, ये चिरांद किससे संबंधित है, नौपाषाण से, पूरा पाषाण से, या किस काल से। तो वहाँ पे चिरांद नौपाषाण काल से संबंधित था, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है। चिरांद आपका कहाँ पर है, तो ये सारण में है, ठीक है ना। तो चिरांद नौपाषाण स्थल है, ये आपका कहाँ पर खोजा गया है, तो ये आपका सारण में खोजा गया है, ओके। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पटना का। तो पटना में आपका प्रथम जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति, बौद्ध संगीति आपका राजगृह में हुई थी प्रथम, लेकिन जैन संगीति प्रथम पूछेगा तो पटना यानी पाटलिपुत्र, उस टाइम पे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो पटना में आपका पहला बौद्ध जैन संगीति हुआ था। और दूसरा नहीं, तीसरा आपका बौद्ध संगीति भी पटना में हुआ था। तो पहली जैन संगीति और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, तो ये आपके पटना में हुई। और पटना की जो
राजधानी किसने बनाया, ये पूछा आपसे। तो पटना को अपनी राजधानी उदयन ने बनाया था, ठीक है ना, उदयन ने बनाया था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य राजधानी बना पटना। फिर कौटिल्य, अश्वघोष, आर्यभट्ट ये यहीं के रहने वाले थे, यानी यहीं पे थे। और 10वें गुरु गोविंद का जन्म भी आपका यहीं पे हुआ था पटना में, ठीक है ना। कब, तो यहाँ पे 10वें गुरु 1666 में, ठीक है ना, 1666 में ही 10वें गुरु गोविंद का जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वैशाली। वैशाली में बात करें तो वैशाली में बसाड़ के अवशेष यानी लिच्छवी राजधानी ये है वैशाली। लिच्छवी की राजधानी पूछेगा तो आपका वैशाली हो जाएगा। बसाड़ के अवशेष मिले और यहाँ पे सिंह, शीर्ष और अशोक का लघु स्तंभ भी आपका वैशाली से मिला है। फिर आपका आता है चेचर, नौपसाड़ कालीन और कुंडग्राम महावीर का जन्म, ये भी आपका कहाँ पर है, तो यहीं पे है, ठीक है। और दूसरा बौद्ध संगीति भी आपको कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में ही हुआ था। तो ये आप वैशाली से याद रखेंगे, ठीक है ना। चेचर नौपसाड़ कालीन वैशाली में है। कुंडग्राम महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में, ये भी आपका वैशाली में है। और दूसरा बौद्ध संगीति भी यहीं पे हुआ था वैशाली में। वसाड़ के अवशेष यानी लिच्छवी की जो राजधानी है ये भी यहीं पे है। और सिंह, शीर्ष, अशोक का लघु स्तंभ जरूर याद रखिएगा। फिर आपका आता है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण में आपका लौरिया नंदगढ़ पूछेगा ये कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में रामपुरवा अशोक के स्तंभ लेख ये कहाँ है, तो ये भी आपका पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना। तो लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा अशोक के स्तंभ लेख ये आपका कहाँ पर मिलेगा देखने को, तो ये पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले जो है पॉइंट। देखिए इसे मैं ना शॉर्ट में ही कंप्लीट करा दूंगी, ये जो मैंने बताया था हिंदी वाला, ठीक है ना, तो ये मैं आपको करवा दूंगी फिलहाल। अब हम चलते हैं हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री की बात करें यानी आपका पूरा स्थल हमने पढ़ लिया। अब हम चलेंगे जनजातीय विद्रोह पे, ठीक है ना। जनजातीय विद्रोह में कुछ विद्रोह जो है इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं बता दूंगी। सबसे पहले तो हम इसे पढ़ लेते हैं। नोनिया विद्रोह हुआ था, और नोनिया विद्रोह ये 1770 से 1780 में हुआ था, यानी ये 1780 तक हुआ था, यानी 10 साल तक चला था ये, ठीक ना। 1770 से 1780 तक। तो इसमें ये क्या हुआ था, बिहार में किस लिए ये जाना जाता था, तो सोरा उत्पादन के लिए जाना जाता था। नोनिया विद्रोह जो हुआ था ये सोरा उत्पादक के द्वारा हुआ था, यानी हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया ये सब जगह पे क्या होता था, सोरा होता था। सोरा क्या होता है, अफीम होता है, ठीक है। तो उस टाइम अंग्रेजों की बहुत डिमांड होती थी इसकी, तो उसके वजह से हुआ था उपयोग ये। अच्छा सॉरी सोरा ये क्या, अफीम और सोरा के लिए ये लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे जो सोरा होता है वो बारूद बनाने के काम आता है, ठीक है ना। अब बात करें चेरो का, तो चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था, ठीक है ना। चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था। उस चेरो किसानों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चेरो किसानों ने राजा के विरुद्ध किया था। ये चेरो जो विद्रोह है ये राजा के विरुद्ध हुआ था किसानों के द्वारा। सरदार भूषण सिंह चेरो विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ये ध्यान में रखेंगे। और 1802 में नेता भूषण सिंह को फांसी भी दे दी गई थी। तो 1800 में तो स्टार्ट हुआ चेरो विद्रोह राजाओं के द्वारा, लेकिन सरदार भूषण सिंह को 1802 में फांसी भी दे दी गई 2 साल में, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे लोटा विद्रोह भी हुआ था, तो इसे बस आप मोटा मोटा तौर पे याद रख लेंगे। लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ था, जेल में हुआ था, ठीक है ना। तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल में 1856 में हुआ था। और तमाड़ विद्रोह आपका 1795 यानी 1795 से 1800 ईस्वी के बीच छोटा नागपुर की उराव जनजातियों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। यानी तमाड़ विद्रोह आपका 5 साल तक चला था, और ये उराव जनजातियों के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, छोटा नागपुर के, ठीक है ना। हो विद्रोह की बात करें तो हो विद्रोह 1821 से 1822 तक रहा, ठीक ना, 1 साल। सिंह भूमि के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध ये किया गया था 1821 से 1822 में,
हो विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, हो जनजाति विद्रोह, ये ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं श्वेत विद्रोह क्या है। तो श्वेत विद्रोह जो है ये क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों के द्वारा किया गया था। तो मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों के द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था क्लाइव के समय में। नील विद्रोह क्या है, तो 1759-60 में पश्चिम बंगाल में सबसे पहले, देखिए हम सब को स्टार्टिंग में तो लगता है, जब हम पढ़े 2-3 बार या पहली बार पढ़े होते हैं तो हमें लगता है जैसे कि आपका जो नील विद्रोह है वो चंपारण से ही शुरू हुआ है, लेकिन नहीं, उसके पहले भी हो चुका है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में 1759 से 1760 यानी 1759 से ये हुआ था 1759 में, और 60 तक हुआ था, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं यहाँ पे बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो अब्दुल बहाव थे। भारत में इसे सैयद बरेलवी ने इसे बढ़ाया था, ठीक है ना। तो प्रवर्तक बोलेगा तो आपका अब्दुल बहाव हो जाएंगे, लेकिन भारत में किसने इसको लोकप्रिय बनाया, तो सैयद बरेलवी ने बनाया। कोल विद्रोह आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कोल विद्रोह में आपका याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है कोल विद्रोह का कहूँ मैं बताऊँ तो 1831 से 1832 तक चला था। तो इसमें आपका ये आप डेट ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे कोल विद्रोह का भी, तो डेट आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आपका संथाल विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह में सन पूछ सकता है कि 1855 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था, और जमींदारों के द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली की वजह से ये संथाल विद्रोह हुआ था। इसमें कौन कौन था, 4 मुख्य, तो सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, ये ध्यान में रखेंगे, भले ही आप ये भूल जाइएगा, ठीक है ना। तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे। अब हम बात करें संघर्ष में कान्हू का, अगर बात करूँ, कान्हू, चांद, भैरव मारे गए, ठीक है। कान्हू जो हो गया, चांद, भैरव ये मारे गए, लेकिन 1856 में ही सिद्धो को फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। तो सिद्धो को फांसी हुई थी, बाकी को मारा गया था। दामिन कोह में सिद्धो ने, ठीक है ना, दामिन कोह में सिद्धो ने, अच्छा यहाँ पे छोड़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कान्हू, चांद और भैरव ने हजारीबाग में किया था, और दामिन कोह में सिद्धो ने किया था। अर्जुन मांझी और भैरव मांझी, ठीक है ना, अर्जुन मांझी और भैरव मांझी ने, और बीरभूम में ये थे, ठीक है। फिर में गोरा मांझी ने, ठीक है, विद्रोह को नेतृत्व दिया। तो ये विद्रोह का नेतृत्व बताया है कि कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था। तो खास इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर तक, यहाँ तक आपका ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर का इम्पोर्टेंट है। अब ये संथाल विद्रोह पहले क्या था, झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस मनाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है और किसके सम्मान में मनाया जाता है। 30 जून को संथाल विद्रोह के सम्मान में झारखंड सरकार के द्वारा मनाया जाता है हूल दिवस। अब आता है आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चला, और इसको अल उलगुलान या महान हलचल भी कहते हैं, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह को उलगुलान महान हलचल भी कहते हैं। बिरसा मुंडा के जन्म पर 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के अलीहातू गांव में हुआ था, ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म। धार्मिक गुरु कौन था बिरसा मुंडा का, तो ये आनंद पांडे थे, और आरंभिक शिक्षक कौन थे, तो जयपाल थे। तो बिरसा मुंडा के आरंभिक शिक्षा जो गुरु हैं वो कौन, जयपाल, ठीक है ना, जयपाल। और धार्मिक गुरु कौन थे, तो वो आनंद पांडे थे, ये ध्यान में रखेंगे। 1895 में अगर मैं बात करूं तो 1895 में बिरसा मुंडा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हजारीबाग केंद्रीय कारागार में डाला भी गया था, 2 साल की सज़ा भी हुई उनको। और 30 नवंबर 1897 को बिरसा को रांची जेल में छोड़ दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और 1900 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। 3 फरवरी 1900 को फिर गिरफ्तार किया गया, और 9 फरवरी मतलब अंतिम इनका जो होता है वो 9 फरवरी 1900 को ही होता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है 9 फरवरी 1900 को, ठीक है ना।
ताना भगत आंदोलन, ये आप सिर्फ और इतना रखेंगे। ताना का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये तानना या कोई चीज़ को खींचना, ठीक है ना, ताना भगत हो जाएगा। अच्छा, अब आता है हमारा 1857 की क्रांति से स्टार्ट पूरी हिस्ट्री, ठीक है ना, जहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूँ तो 1857 का विद्रोह, ये आपका दिसंबर 1856 में बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से इसका विद्रोह किया गया, ठीक है। स्टोरी आप जानते हैं कि क्या स्टोरी थी, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, सिर्फ ये रिवीजन करना है, डाटा हमें ध्यान में रखना है बार बार, ताकि डाटा हमारे माइंड में रहे एग्जाम के टाइम। दिसंबर 1856 में, कब, दिसंबर 1856 में बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। उसके बाद 1857 की क्रांति का स्वाधीनता का प्रवर्तक कौन, प्रतीक क्या था, तो ये रोटी और कमल था, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। और फिर आपसे 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। तो मेजर बाग को मारा और ह्यूरसन को भी मारा इन्होंने, ठीक है ना। तो इन्होंने गोली मार कर क्या किया, हत्या कर दी, किसने, मंगल पांडे ने। लेकिन फिर भी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ 1857 की क्रांति। 29 मार्च को तो हो गया, उसके बाद इनको जो है 8 दिन के, यानी 8 अप्रैल को इनको 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई। अब आपका यहाँ पे शुरुआत होता है उसके बाद, ठीक है ना, 8 अप्रैल को फांसी मिल जाती है। उसके बाद 1857 की क्रांति की शुरुआत आपका कहाँ से होता है, तो 10 मई 1857 को माना जाता है मेरठ से, ठीक है ना। तो मेरठ से आपका 1857 की क्रांति स्टार्ट होता है 10 मई 1857 को, और 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर सेकेंड को भारत का बादशाह बनाया गया। यानी बहादुर शाह उस टाइम कहाँ पे थे, तो वो दिल्ली में थे, और इन्हीं को क्या बनाया गया 11 मई को जो है भारत का बादशाह, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो ये था धोंदू पंत, ठीक है। नाना साहब कहाँ से थे, तो ये कानपुर से थे, तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। अब बात करें यहाँ पे 1856 में लागू क्या हुआ था, तो क्या रीज़न था, तो 1856 में क्या था, ये 1857 की क्रांति का मेन रीज़न क्या है, तो सबसे पहली बात मैं बताऊं, मेन रीज़न वो एक तात्कालिक रीज़न है, और वैसे पहले से भी लोगों के अंदर भड़ास आ रही थी। तो 1856 में कानून लागू हुआ था, जिसमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया, धार्मिक अयोग्यता एक्ट आया, और सेना भर्ती एक्ट आया, ये रीज़न था। फिर आपका 1857 के विद्रोह में शामिल कौन था कौन नहीं, तो व्यापारी शामिल नहीं थे, शिक्षित वर्ग भी शामिल नहीं थे, भारतीय शासक भी शामिल थे। अब थोड़ा सा अगर दिमाग सोचें, तो वो इंसान क्यों विद्रोह करेगा जिस पे कुछ नहीं बीत रही हो, जो पढ़ा लिखा हो, व्यापारिक हो, सब कुछ उसको मिल रहा हो, वो कभी विद्रोह नहीं करेगा। विद्रोह वो करेगा जिस पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में पकड़कर भूटान म्यांमार में रंगून जेल में भी इन्हें डाल दिया गया था, यानी अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून जेल में डाल दिया था। रंगून जेल आपका कहाँ पे है, तो ये म्यांमार यानी भूटान में है, ठीक है ना, भूटान में है, पहले म्यांमार उसको कहते थे। अब बात करें यहाँ पे अंग्रेज़ों का साथ देने वाले कौन थे, तो अंग्रेज़ों का साथ देने वाले ये थे गद्दार सिंधिया, ठीक है ना, सिंधिया जो कि ग्वालियर से थे, होलकर इंदौर से थे, और निज़ाम हैदराबाद के। तो हैदराबाद के निज़ाम, ग्वालियर सिंधिया और होलकर इंदौर, ये आप ध्यान में रखेंगे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, सिंधिया, होलकर और निज़ाम, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। बैरकपुर छावनी के कमांडर जॉन बेनेट हियर से थे, ठीक है ना। बैरकपुर छावनी के कमांडर कौन थे, ये पूछेगा आपसे। तो बैरकपुर छावनी के कमांडर कौन थे, ये आपके जॉन बेनेट हियर से थे। जॉन बेनेट हियर से बैरकपुर छावनी के कमांडर थे। और इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय घोषित किसने किया था, तो ये किया था कैनिंग ने किया था, ठीक है ना। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, तो वो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन लिया अपने हाथ में, और 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन भी किया गया, ठीक है ना। तो 1857 के बाद किया गया था पील आयोग का गठन, ठीक है ना। पील आयोग का गठन आपसे पूछेगा, तो ये भी। अब हम आते हैं अपना क्रांति कहाँ से कहाँ पर हुआ,
किसने नेतृत्व का और वहाँ पे किसने क्रांति को दबाया। देखिए, एक तरफ लिखा है आपका क्रांति केंद्र और भारतीय नेता और ये अंग्रेज जनरल। तो दिल्ली में किसने क्रांति किया था? अच्छा, क्रांति केंद्र दिल्ली ये क्रांति केंद्र था। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड थे और नेतृत्व कौन था? बख्त खान, ठीक है ना। तो दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह सेकंड और नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्त खान। तो दिल्ली में बख्त खान थे, ये ध्यान में रखेंगे आप। ओके, दिल्ली में बख्त खान। और दिल्ली में जो अंग्रेज जनरल था वो हडसन और निकोलसन थे, ठीक है ना। हडसन और निकोलसन थे, ठीक है ना। कानपुर और फतेहपुर से नाना साहब और अजीमुल्ला थे, ठीक है ना। नाना साहब और अजीमुल्ला। और कानपुर और फतेहपुर में अंग्रेज जनरल कौन थे? तो रेनल्ड थे, ठीक है ना, और कैंपबेल थे। रेनल्ड और कैंपबेल थे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करें यहाँ पे लखनऊ से, तो बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, ठीक है ना। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? वो बेगम हजरत महल थी। और लखनऊ के विद्रोह को दबा कौन रहा था? तो वो कैंपबेल था, ठीक है ना। कैंपबेल कानपुर और जो है लखनऊ में दोनों जगह था। झांसी ग्वालियर से कल्पी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे, ठीक है ना। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ये कहाँ से थे? झांसी से, ग्वालियर से, ठीक है ना। ग्वालियर से पूछेगा तो ग्वालियर से आपका जो है लक्ष्मीबाई तात्या टोपे दोनों हो जाएंगे। और झांसी या स्पेशली पूछेगा झांसी से तो लक्ष्मीबाई और कल्पी से तात्या टोपे। तो वहाँ पे किसने दबाया? हीरोज ने, ठीक है ना। बरेली में खान बहादुर खान थे और कैंपबेल भी बरेली में, कानपुर में और लखनऊ में कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर आपका आता है फैज़ाबाद में, तो मौलवी अहमदुल्ला जनरल रेनॉल्ड थे फैज़ाबाद में, ठीक है ना। जनरल रेनॉल्ड, फैज़ाबाद का जो दमनकर्ता कौन था? तो जनरल रेनॉल्ड था। मौलवी अहमदुल्ला उसका नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर आरा बिहार से कुंवर सिंह थे। और यहाँ पे कौन विद्रोह कर दबाने वाला था? तो वो विलियम टेलर था। फिर मथुरा में आपका देव सिंह थे और इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे और कर्नल नील यहाँ का विद्रोह दबा रहा था, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति 1885 से 1947 तक, ठीक है ना। अब पहला चरण हम देखें अगर, ठीक है ना। सबसे पहले पहला चरण देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक है, ठीक है ना। 1885 से 1905 तक माना गया। इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी स्थापना किसने की? आपसे पूछेगा तो 1885 में A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की। और 28 दिसंबर इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था और इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए इसके पहले कहाँ पे होना तय था, तो वो पुणे में होना तय था, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैलने की वजह से जो है ये आपका यहाँ पे मुंबई में शिफ्ट हो गया। तो 28 दिसंबर 1885 को पहली बार आपका जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका INC का, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे, तो इसमें देखिए उदारवादी नेता कौन कौन थे, तो ये ध्यान में रखेंगे उदारवादी नेता कौन कौन थे। इनकी एक ही साथ मैंने लिस्ट रखी हुई है ताकि आप एक बार नज़र डाल लें। तो दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानडे और दीन शाह वाचा, ठीक है ना, दीन शाह वाचा। और आपका गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये क्या थे? उदारवादी नेता थे, ठीक है ना, ये क्या थे? उदारवादी नेता थे। अब बात करें यहाँ पे अधिवेशन की। अब हम सारे अधिवेशन देखेंगे किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है ना। पहला आपका हुआ था मुंबई में, मैंने बताया 1885 में, भीमेश चंद्र बनर्जी से आप W.C. बनर्जी के चटर्जी या बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। कलकत्ता में हुआ था 1886 में, दादा भाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता में। और 1887 में मद्रास में हुआ था, ये बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ से आपसे पूछता है कि पहले फारसी अध्यक्ष, तो वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। लेकिन पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे।
पहला अंग्रेज इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूले इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये 4 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मैंने बीच के छोड़े, जो इंपॉर्टेंट है बस मैंने वही लिए हैं, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1893 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन को भी दादा भाई नौरोजी ने ही अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में दोबारा। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन ये M.A. शयानी के द्वारा किया गया था। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दीन शाह वाचा थे। तो 1901 वाला जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दीन शाह वाचा ने जो अध्यक्षता की थी वो कलकत्ता की थी 1901 में। बनारस का हुआ था आपका 1905 में, और यहाँ के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। सूरत में 1907 को हुआ था। सूरत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ यहीं पे आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो आपका 2 दल में बट गया, गरम दल और नरम दल। तो सूरत अधिवेशन जो है ये आपका 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष या बोस थे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। फिर आता है आपका 1906 का फिर से कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन में फिर से दादा भाई नौरोजी होते हैं। तो दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 ये 3 बार अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखेंगे। या मद्रास 1908 में रास बिहारी बोस फिर से मद्रास के बनते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बिहार का आता है 1912 में बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ पर है? तो ये पटना में है, ठीक है ना। बांकीपुर में आपका बिहार का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? R.N. मधुलकर थे, ठीक है ना, R.N. मधुलकर। अब आपका यहाँ पे आता है लखनऊ अधिवेशन, वो आपका 1916 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और लखनऊ अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे चंपारण के किसान, बिहार के किसान राम कुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और वहाँ पे निवेदन करते हैं उनको जाके चंपारण का किसानों की स्थिति देखने के लिए, ठीक है ना। और यहीं पे मुस्लिम और कांग्रेस एक साथ होते हैं, ठीक है ना। और फिर यहीं पे नरम दल और गरम दल भी एक साथ फिर से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। पहली मुस्लिम फिर आपका 1917 का आता है कलकत्ता अधिवेशन। तो आप एनी बेसेंट ने किया था। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली भारतीय महिला बोलेंगे तो 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था, और उसमें वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। अमृतसर 1919 में हुआ था, अमृतसर का जो अधिवेशन है, और अमृतसर में मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है ना, इन्होंने अध्यक्षता की। फिर दूसरा अधिवेशन होता है बिहार का गया में 1922 में। इसके चित्तरंजन दास CR दास अध्यक्ष होते हैं। तो बिहार में 1912 1922 में हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली विशेष वाला, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली विशेष ये आपका 1923 में हुआ था, दिल्ली विशेष, ठीक है ना। दिल्ली विशेष वाला 1923 में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। कानपुर 1925 में सरोजनी नायडू ने किया, पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू थी। लाहौर अधिवेशन ये 1928 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ के अध्यक्ष, और यहीं पे जो है आपका स्वराज की मांग की जाती है, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की। कराची अधिवेशन 1931 को कराची अधिवेशन होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वल्लभ भाई पटेल होते हैं, ठीक है ना। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल होते हैं। 1934 के बम्बई अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, इसकी अध्यक्षता। फिर उसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है, और उसमें भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने ही अध्यक्षता की, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। फिर आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोबारा वो 1939 में इन्होंने फिर से 1939 में फिर से त्रिपुरा अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष बने, लेकिन
फिर गांधी जी से मनमुटाव की वजह से इन्होंने फिर इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। और बिहार का लास्ट और तीसरा और लास्ट जो अधिवेशन हुआ था 1940 में हुआ था रामगढ़ में। उस टाइम रामगढ़ बिहार में था, लेकिन अब इस समय ये झारखंड में है। और इसके जो अध्यक्षता था ये किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। फिर 1946 में मेरठ से JV कृपलानी ने अध्यक्षता की। उसके बाद 1947 में दिल्ली में अध्यक्षता किसने की, तो राजेंद्र प्रसाद। 1946 और 47 वाला याद रखेंगे। 1946 पूछेगा तो ये JV कृपलानी थे उस टाइम पे। 1947 पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे, दिल्ली से थे। फिर आपका आता है जयपुर अधिवेशन, वो 1948 को हुआ था। जयपुर अधिवेशन 1948 को हुआ था। यहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया होते हैं, ठीक है ना। पट्टाभी सीतारामैया यहीं से यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं जयपुर में, ठीक है ना, 1948 में। तो आप यहाँ पे देखें अगर, तो आज़ादी के बाद अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है ना, तो पट्टाभी सीतारामैया थे जयपुर से, लास्ट यही हुआ था आपका। फिर आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1947 में हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे डेटा, ठीक है। द्वितीय चरण की बात करूँ मैं, अब द्वितीय चरण आता है तो 1905 से 1919 तक आपका दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में अगर बात करें, उग्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। यानी कहा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने ही उग्रवादियों का वो किया है, ठीक है ना, उद्गार किया है, मतलब ठीक है। तो 1905 से 1919 ईस्वी तक द्वितीय चरण आपका है। फिर आपका 1884 ईस्वी की गणपति महोत्सव, 1884 ईस्वी में गणपति महोत्सव कितने शुरुआत की, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की। और 2 साल बाद ही 1886 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया, ठीक है ना। तो गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। अगला है स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा किसने दिया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार। उग्रवादी के मुख्य 3 नेता थे, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उग्रवादी नेता, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे भारतीय नोट में आपका भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात जो हुआ था वो 1897 में महाराष्ट्र से हुआ था, ठीक है ना। 1897 में महाराष्ट्र से हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। अब आता है बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। और 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है कि जो बंगाल विभाजन होगा 20 जुलाई को घोषणा की जाती है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया जाता है और इसी दिन ये प्रभावी हो जाता है। तो इसकी वजह से ही, इसी के वजह से ही 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है बंगाल में, ठीक है ना। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है। 1905 में संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को शोक दिवस या फिर रक्षाबंधन दिवस। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ बंगाल का विभाजन विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा कहाँ पर किया गया था इसका विद्रोह, तो विरोध ये आपका 7 अगस्त 1905 को कहाँ पर, तो टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था, ठीक है। गर्मपंथी नेता कौन थे, अच्छा यहाँ पे गर्मपंथी नेता मैंने बता ही दिया आपको, और उसमें अरविंदो घोष भी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसने फैलाया था, तो ये गर्मपंथी नेताओं ने फैलाया था। अब आता है मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को होता है। कहाँ पर, तो ढाका में। कौन करता है, तो ये नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में होता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में किया जाता है, ठीक है ना। इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा। चलिए अब आता है आपका कामागाटा मारू प्रकरण। 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू प्रकरण ये घटित हुआ था, यानी कामागाटा मारू 1914 में घटित हुआ। 1914 में भारतीयों को कनाडा प्रवेश को लेकर कुछ भारतीयों पर प्रतिबंधों को लेकर ये प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है ना। आंदोलन के नेता कौन थे, तो शोर कमेटी की स्थापना की गई। आंदोलन के नेता ने शोर कमेटी की स्थापना की और नेताओं के प्रमुख कौन थे, तो उसमें बलवंत सिंह थे, हुसैन रहीम थे और सोहन लाल पाठक थे।
तो ये 3 आप ध्यान में रखेंगे। कामागाटा मारू आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना। बलवंत सिंह, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में नरम और गरम दल विभक्त हो गए, ठीक है ना। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ये विभक्त हुए थे, गरम दल और नरम दल, मैंने बताया था आपको। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता। 1915 ईस्वी ईस्वी मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से मुंबई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के साथ साथ हुए, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे कांग्रेस लीग की योजना भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे आप बात करें तो कांग्रेस ने प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, ये लखनऊ समझौता में, तभी तो वहाँ पे मिले दोनों। होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कब किया? अप्रैल में, 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में किया। और उसके बाद भारत की बात कर रही हूँ, उसके बाद एनी बेसेंट आती है, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में किया। लेकिन दोनों के पहले भी कहीं हो चुका था, आयरलैंड में। आयरलैंड में आयरिश के नेता थे रेमांड, उन्होंने पहले स्थापना की थी, ठीक है। बाद में ये भारत में हुआ। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है ना। इनकी पत्रिका है, दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका। न्यू इंडिया पूछेगा किसकी है, तो ये दैनिक पत्र है, किसका है? एनी बेसेंट का। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र है, ये भी आपका एनी बेसेंट का है। अब आपसे पूछेगा कि मराठा और केसरी किसकी है, तो ये मराठा और केसरी ये बाल गंगाधर तिलक की है। लेकिन आपसे ये भी पूछ देगा कि मराठा किस भाषा में है, तो ये आपका अंग्रेजी भाषा में है, केसरी आपका मराठा में है। तो केसरी मराठा में है और मराठा अंग्रेजी में है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, और तीसरे चरण में हम बात करेंगे 1919 से 1947 ईस्वी तक का, ठीक है ना। 1919 से 1947 ईस्वी तक का हम अब देखेंगे। इसे गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। जो 1919 से 1947 ईस्वी था, इसको गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता पर केसर-ए-हिंद की उपाधि भी गांधी जी को यहीं पे मिली थी, ठीक है ना। 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती, देखिए यहाँ पे मात्रा थोड़ी सी ना मैंने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे गलत हो गया है, तो उसके आप ध्यान नहीं दीजिएगा प्लीज़। तो 1915 में अहमदाबाद समीप साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। अब आता है आपका रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है? 1919 में आया था, और ये इसको ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। यही तो रीज़न है जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 ईस्वी को हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में जनसभाएं हुई, ठीक है ना। और वहीं पे सैफुद्दीन किचलू नेतृत्व कर रहे थे और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। फिर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई, और अमृतसर के फौजी कमांडर उस टाइम कौन था? जनरल ओडायर था, जनरल ओडायर, ठीक है ना। इसने ही गोली चला दी थी, ठीक है ना, जिसमें आपके लगभग हजार लोग मारे गए, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 10 मिनट में गोलीबारी हुई, लगभग 400 व्यक्ति मारे गए हंटर कमीशन आयोग के तहत, और 2000 लोग घायल हुए। लेकिन अगर हमारे हिसाब से अगर कहा जाए, जो आपका कांग्रेस के द्वारा जो किया गया था, वो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे, ठीक है ना। नाइटहुड की अब इस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि किसकी थी? उन्होंने अपनी वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ली थी, जो कि उन्होंने वापस कर दी, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। फिर वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे कौन? शंकर नायर, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। खिलाफत आंदोलन उसके बाद होता है 1919 से 1921 में खिलाफत आंदोलन होता है, ये खलीफाओं के द्वारा होता है, ठीक है ना, तुर्की जो होते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और उनके सहयोगी तुर्की पर अत्याचार कर रहे थे, ठीक है ना, और जिससे कि मुसलमानों के एक वर्ग को गहरा आघात पहुंचाया। और सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। कब? सितंबर 1919 को, ठीक है ना। और ये चला कब तक? 1921 ईस्वी तक। फिर आपका आता है असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की स्थापना की जाती है। 1 अगस्त को ही
जो है आपका ये शुरू होता है, प्रारंभ होता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी ने इसी दौरान केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा कि केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान वापस की थी, तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान वापस की थी। ठीक है ना, नाइटहुड की उपाधि जो दिया था, वापस किया था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद कर दिया था। फिर आपका आता है कि इसकी जो फरवरी 1922 को गांधी ने वायसराय को धमकी दी, पत्र के माध्यम से इन्होंने फरवरी 1922 को धमकी दी। ठीक है ना, लेकिन धमकी पूरा होने से पहले ही क्या होता है, घटना हो जाता है। तो ये धमकी क्या थी, यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़न नीतियाँ वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है ना, धमकी की उपाधि पूरी होने से पहले ही चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर में। यह स्थान है, चौरी चौरा जो जगह है ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के, जो कि 5 फरवरी 1922 को ये होता है घटना। और 12 फरवरी 1922 को गांधी क्या करते हैं, ये जो आंदोलन है वापस ले लेते हैं। तो इसमें 22 पुलिस जवानों को जिंदा जला देते हैं आंदोलनकारी जो होते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक, उसके बाद गया अधिवेशन होता है 1922 में। ठीक है ना, 1922 में गया अधिवेशन होता है, वहीं पे उसके बाद ही स्वराज पार्टी का गठन होता है। और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में कौन करता है, तो 1923 मार्च 1923 में इलाहाबाद में, मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन करता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये 2 लोग मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है ना, मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की गठन होती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा। उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना, विधान परिषद में स्वदेशी सरकार की गठन की मांग करना, और जब ये मांग पूरी ना हो तो उनके बीच कार्यवाही में बाधा डालना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब बात करें भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का मौका मिला। इसी वजह से 1925 को केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई को चुना गया था। ठीक है ना, 1925 में केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई को चुना गया था। और 1923 से 24 ईस्वी में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों का चुनाव भी हुआ। CR दास और विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे। ठीक है ना, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। अब आता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांति आंदोलन की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना होती है अक्टूबर 1924 ईस्वी में। ठीक है ना, इसकी स्थापना कौन कौन करता है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का सहारनपुर रेलवे है, ठीक है, लखनऊ संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन डकैती डाली जाती है HRA के द्वारा, जिसमें सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं। 9 अगस्त 1925 को होता है। उसके बाद ही, ठीक है, उसके बाद 29 क्रांतिकारियों को अभिमुख बनाया गया, यानी उन्हें बंदी बना लिया गया। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल और राजेंद्र लाड़ी, इनको क्या किया गया, फांसी दे दी गई। ठीक है ना, अशफाक उल्ला खान को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन लाल को और राजेंद्र लाड़ी, इन 4 को फांसी दे दी गई। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे उसके बाद 1928 में फिर से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है 1928 में। अब इसमें कौन होता है, तो इसमें सितंबर 1928 में इसकी स्थापना होती है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद इसमें होते हैं और भगत सिंह भी होते हैं। तो इसमें 2 सदस्य रहते हैं, कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है ना, 2 सदस्य होते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये क्या करते हैं, ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंक देते हैं। ठीक है ना, कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। फिर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद कब दिया था, नारा दिया था, तो ये नारा बुलंद किया था कब, जब उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका था। और इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी, ये पूछेगा तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है, फिर आपका 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। ठीक है ना, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं।
और इसमें उसके बाद इनके बाद ही आपका ये होता है 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना। फरवरी में चंद्रशेखर आज़ाद और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। फिर आपका आता है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है ना, यानी इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में सूर्यसेन ने की थी। सूर्यसेन ने बंगाल में की थी, बंगाल के चटगांव में, ठीक है ना। बंगाल के चटगांव में इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है सूर्यसेन के द्वारा। इसके सदस्य कौन होते हैं? और अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीति लता वाडेकर यानी वाडेकर और गणेश घोष, कल्पना घोष, ये ध्यान में रखेंगे। फिर आपका आता है 16 फरवरी 1933 यानी 35, एक मिनट मेरे हिसाब से यहाँ पे 16 फरवरी 1933 है। 33 को राजद्रोह के आरोप में सूर्यसेन को बंदी बना लिया गया और 12 फरवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो 33 में इन्हें बंदी बनाया गया और 34 में इनको फांसी मिल गई, ठीक है ना, सूर्यसेन को। आता है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन की बात करूं तो भारत में प्रशासनिक सुधार के जांच के अपेक्षित सुधार के लिए आया था ये साइमन कमीशन। 1919 ईस्वी में जो एक्ट आया था आपका रोलेट एक्ट, 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन होता है। इसी बीच लाठी लगने पर लाला लाजपत राय का जो है देहांत भी हो जाता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे साइमन कमीशन के टाइम पे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, लाठी लग जाती है तो। और 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की पुलिस अधीक्षक लाहौर की हत्या कर दी जाती है, यानी 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के लोग होते हैं जिन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी होती है, भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु, तभी इनको 23 मार्च को फांसी मिलती है, ठीक है ना। भगत सिंह, चंद्रशेखर और आजाद राजगुरु, इनको चंद्रशेखर तो पहले ही हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और उनको फांसी मिल जाती है, ठीक है ना। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, मई 1930 में अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है ना। अब आता है आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड वर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया संविधान बनाने के लिए। फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है ना, फरवरी 1928 में। और 11 मई 1928 को दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई, ठीक है ना, 11 मई 1928 में। फिर यहीं पे आपका 28 अगस्त 1928 को ही समिति में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हम आज देखेंगे और आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और अगला सेशन में ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा ही बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है तो मैं उसको रचनाओं के साथ ही मर्ज कर दूँगी, ठीक है ना। सिर्फ आपका रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये पसंद आई है आपको तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ तक शेयर कर सकते हैं सब पहुँचा दीजिए, ताकि हर इंसान अपना रिवीजन कर सके अब कुछ मिनटों में, ठीक है ना। कुछ घंटों में आप पूरा का पूरा नोट्स रिवीजन कर सकते हैं इस नोट्स के माध्यम से, ठीक है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोबारा आपका जो नोट्स है वो आपको मिल सके और आप ऐसे ही रिवीजन करके क्लास में पेपर देने जा सकें, ठीक है ना। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट मिनी मैराथन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।